नमस्कार साथियों, कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में मैं सौमित्र शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस सीजीपीएससी मेंस की सीरीज में मैं आपके समक्ष दर्शन शास्त्र का अगला टॉपिक लेकर आया हूं, वो है आपके कौटिल्य का दार्शनिक विचारधारा। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है मेंस का स्पेशल बैच चालू हो चुका है। दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र के विषय में आपके समक्ष पढ़ा रहा हूं और साथ साथ आपके समक्ष उसके वीडियो भी लेकर आ रहा हूं। कृपया करके और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ऑफिस में आप कंपटीशन कम्युनिटी के कॉल कर सकते हैं और रायपुर के ब्रांच में आकर यहाँ पर एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं मेंस के क्रैश कोर्स में। ओके, तो दर्शन शास्त्र का जो विषय है उसमें मेरा टॉपिक है आज कौटिल्य का राजनीतिक दर्शन। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो इसके राजनीतिक दर्शन के लिए जो क्वेश्चंस आपके ज्यादातर आए हैं वो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं कौटिल्य का सबसे पहले हम करेंगे। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो है सप्तांग थ्योरी, है ना। सप्तांग सिद्धांत से सबसे अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौटिल्य का परिचय किस तरह से था, कौटिल्य कौन थे, उनका मूलभूत परिचय क्या था। कौटिल्य का राजधर्म का सिद्धांत, द राजधर्म फिलोसफी ऑफ द कौटिल्य, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग का थ्योरी ऑफ द कौटिल्य एंड कौटिल्य के कूटनीतिक सिद्धांत, डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऑफ द कौटिल्य। तो सबसे पहले मैं, जैसा आप सभी जानते हैं कौटिल्य के बारे में, आप सबको पता होगा कि कौटिल्य जो थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक बहुत ही योग्य और बहुत ही चतुर एक डिप्लोमेट थे। अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी इन्होंने। इनका परिचय मैं आपको इस आधार पर देता हूं कुछ इनके बारे में। इनका नाम एक्चुअल वो था आपका चाणक्य। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। हुआ क्या कि ये समय था आपका 6th सेंचुरी बीसी का, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय जो 16 महाजनपद हुआ करते थे उसमें से जो कौटिल्य थे वो आप देखेंगे मगध महाजनपद से जो थे वो जुड़े हुए थे। सबसे पहले यहाँ पर जब सिकंदर का आक्रमण होता है तो सिकंदर के आक्रमण के समय इस राज्य की स्थिति बहुत ही अस्थायित्व होती है। सिकंदर के आक्रमण के बाद और भी ऐसी विदेशी आक्रमण से बचने के लिए होता क्या है, ज्यादातर कौटिल्य उन राजाओं के साथ अपना समावेशन बनाने का प्रयास करते हैं जो राजा जो काफी ज्यादा सक्षम थे और सिकंदर जैसे व्यक्ति को रोक सकते थे। तो इसलिए वे सबसे पहले कहां पर जाते हैं, वे जाते हैं मगध। मगध में उस समय का शासक होता है, उसका नाम होता है धनानंद। नंद डायनेस्टी का शासक होता है, नंद वंश का शासक होता है धनानंद। धनानंद के पास जाने के बाद ये रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराज मैं आपके समक्ष यह प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके इस देश का जो दायित्व है अपने कंधों पर लीजिए और हमको विदेशी आक्रमण से बचाइए। धनानंद उस समय मदिरा के नशे में धुत होता है। नृत्य एवं संगीत में दखल अंदाजी करने का किसका साहस हुआ यह कहकर वो काफी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर वह क्या करता है, उसे अपने पास बुलाता है। कौटिल्य उसके पास आते हैं, वो उसे एक जोर का धक्का लगाता है अपने पैर का और कौटिल्य पूरी तरह गिरते हुए, लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। कौटिल्य का यह अपमान कौटिल्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। कौटिल्य ने अपनी शिखा खोली रखी और यह कसम खाई कि एक दिन मैं इस नंद वंश का समूल विनाश करूंगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वो एज अ प्रोफेसर थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक शिक्षक थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय जब वो वापस जाते हैं तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसे एक बच्चा दिखता है, उसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। वो एक चमत्कारिक शक्ति वाला बच्चा होता है। देखते हैं कि वह अपनी आवाजों से, अपनी ध्वनि से हाथियों को कंट्रोल कर लेता है, अश्वारोहण कर लेता है, तलवारबाजी कर लेता है, धनुषबाजी कर लेता है। तो कौटिल्य उनको अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि क्या आप अखंड भारत के सम्राट बनोगे। तो उनका चरण स्पर्श करता है और कहता है गुरुदेव अगर आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे तो मैं एक दिन इसका सम्राट जरूर बनूंगा, अखंड भारत का सम्राट जरूर बनूंगा। मार्गदर्शन करने के बाद कौटिल्य उसे अपना पूरा का पूरा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और युवा अवस्था में पहुंचने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से कौटिल्य धनानंद को पूरी तरह से युद्ध में हरा देता है और नंद वंश का खात्मा हो जाता है और नया वंश जो आता है वो आता है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो संस्थापक होता है वो कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को एज अ पीएम अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद इन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या था, उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को लिखने के पीछे कौटिल्य का जो परिप्रेक्ष्य था वह क्या था, मैं आपको बताता हूं। पहला उसका परिप्रेक्ष्य था, वह चंद्रगुप्त मौर्य को शासन प्रशासन और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को किस तरह से पालन किया जाए यह चाहता था कि अर्थशास्त्र की यह किताब उसके प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजकीय अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी, मंत्रिमंडल, सेनापति एवं राजा एवं राजकुमार, महाप्रतिहार, महापिलुपति,
जितने भी लोग थे वो सब इस किताब को अध्ययन करें और इसका स्टडी करके इसकी जो नीति है उसी नीति के अनुसार क्या करें, वे राजधर्म का पालन करें और राज्य को चलाएं। तो ये अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी इन्होंने। इस अर्थशास्त्र नामक किताब में हम इसका दार्शनिक पार्ट पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र नामक किताब किस किस से जुड़े हैं, तो ये 3 विषयों से मुख्यतः जुड़ी गई है। पहला है ये पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, दूसरा जुड़ी है ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, तीसरा जो है जो हम आज इसमें डिस्कस करूंगा मैं, वो है आपका दर्शन शास्त्र, वो है आपका दर्शन शास्त्र। तो कौटिल्य ने किस तरह से दर्शन शास्त्र की विचारधारा जो है यहां प्रकट की अपने दर्शन शास्त्र के विषय में, अर्थशास्त्र में दर्शन शास्त्र को एक विषय के रूप में, वह आपके समक्ष में प्रकट करूंगा। तो यह था कौटिल्य का परिचय। एक स्टेबिलिटी आने के बाद उसने क्या किया, भारत को एक सशक्तिकरण, भारत को एक अखंड भारत साम्राज्य, ठीक है, एकीकृत साम्राज्य के रूप में क्या किया, चंद्रगुप्त की मदद से क्या किया, उसने उसे स्थापित किया। और स्थापित करने के बाद जो उसने नीतियां दी वो उसकी फिलॉसफी कहलाई। और वो फिलॉसफी का पालन किसने किया, उस फिलॉसफी का पालन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और आने वाले राजाओं ने चंद्र चाणक्य नीति नाम से उसकी जो यह पूरी की पूरी फिलॉसफी थी वो अर्थशास्त्र के एक प्रकरण के रूप में अलग से एक अध्याय के रूप में स्थापित की गई। ठीक है, तो इस तरह से उसकी फिलॉसफी में आप देखेंगे, पहला फिलॉसफी हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका राजधर्म का सिद्धांत। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ गवर्नेंस। सेकेंड आप पढ़ेंगे सप्तांग सिद्धांत, ये है आपका सप्तांगा थ्योरी। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा उसका कूटनीतिक सिद्धांत, द डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऑफ कौटिल्य और चाणक्य। तो सबसे पहले हम आते हैं राजधर्म में, राजधर्म की पॉलिसी, राजधर्म। ठीक, तो राजधर्म की पॉलिसी का प्रयोग इसने किसमें किया, इसको इसने चाणक्य नीति, चाणक्य नीति में सबसे पहले इसने क्या किया, राजधर्म को बताया कि राजधर्म क्या क्या बताया, राजधर्म क्या होता है, राजधर्म का पालन राजा को करना चाहिए, प्रजा को करना चाहिए और इसके प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए। ठीक है, राजधर्म के विभिन्न प्रकार क्या क्या होते हैं ये आपको बताया है। राजधर्म में इसने क्या बताया, राजा की दिनचर्या के बारे में बताया है। ठीक है, राजधर्म में राजा के दायित्वों के बारे में बताया है। राजधर्म में एक इसने मंडल सिद्धांत बताया है। समझ में आ गया। इस तरह क्या किया है, राजधर्म को कौटिल्य ने विभिन्न परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है। सबसे पहले मैं यहां पर आता हूं राजधर्म के कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, राजधर्म क्या है, व्हाट इज राजधर्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ राजधर्म। तो राजधर्म में कौटिल्य ने यह बताया है कि राजा को, राजा बनने के पश्चात वे कौन कौन से रीति रिवाज हैं और वे कौन कौन से नियम हैं जिसका पालन राजा को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो इसलिए करना चाहिए राजा को राज्य प्लस प्रजा के कल्याण में, राज्य प्लस प्रजा के कल्याण के लिए करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। यह बताया उन्होंने कि राजा को हमेशा प्रजा का कल्याण करना चाहिए। प्रजा का कल्याण तभी हो सकता है जब क्या होगा, राजा राजधर्म का पालन करेगा। प्रजा का कल्याण होगा तो अपने आप राज्य का कल्याण हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि राज्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है, वो है प्रजा, उसकी राज्य की क्या है मुख्य विषय वस्तु। तो ये बताया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या बताया, राजा, प्रजा और प्रशासनिक उत्तरदायित्व। तो ये बताया कि राजा और प्रजा के बीच क्या संबंध होता है, राजा किस तरह से प्रजा से जुड़ा हुआ है। तो इसमें यह बताया कि राजा को प्रजा से क्या होना चाहिए, रूबरू होना चाहिए। राजा और प्रजा के बीच यदि अलगाववाद आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इतिहास में यह हमेशा देखा गया है कि जब जब राजा और प्रजा के बीच कोई खाई आ गई या राजा ने स्वयं को प्रजा से अलग कर लिया तो वहां पर बीच में विद्रोह हो जाता है और डिक्लाइन हो जाता है उस अंपायर का। इसीलिए कहा उसने राजा को हमेशा प्रजा से जुड़ा रहना चाहिए। समझ में आ गया। दूसरा चीज उसने क्या बताया, प्रशासनिक राजधर्म, प्रशासनिक राजधर्म, प्रशासनिक राजधर्म। ठीक है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस जो है यहीं से निकला हुआ है, प्रशासनिक राजधर्म में। अब ये क्या है, यहां राजा को क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह तो बता दिया उसने।
अब राजधर्म पूरा कब होगा? जब राजा के साथ साथ नंबर 1, नंबर 2 उसका प्रशासनिक अधिकरण भी वो सारी पॉलिसीज को क्या करेगा? अपनाएगा। तब होगा क्या? राजधर्म का पॉलिसी जो है वो पूरा माना जाएगा। इसीलिए उसने क्या कहा कि राजा को प्रजा के साथ साथ प्रशासनिक अधिकरण को भी क्या करना चाहिए? राजधर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब प्रजा को राजधर्म का पालन कैसे करना चाहिए? तो प्रजा को राजधर्म का पालन इस तरह से करना चाहिए जो राजा के हित का विषय है, प्रजा हमेशा राजा को मदद करे, कभी राजा और राज्य के एंटी ना हो, उनके विपक्ष में ना जाए। यह क्या होगा? यह एक प्रजा का राजधर्म होगा। ये उन्होंने बताया। समझ में आ गया? उसके बाद उन्होंने बताया राजधर्म के प्रकार क्या क्या होते हैं। राजधर्म के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो राजधर्म के प्रकारों में उन्होंने अपने विचारों में यह बताया कि राजधर्म के सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रशासनिक राजधर्म, एक होता है प्रशासनिक राजधर्म, और दूसरा होता है सामाजिक और धर्म यानी धार्मिक राजधर्म। प्रशासनिक राजधर्म और सामाजिक राजधर्म। प्रशासनिक राजधर्म यह समझाते हैं कि प्रशासन को क्या करना चाहिए? लचीला करना चाहिए। प्रशासन को लचीला होना चाहिए। प्रशासन के किसी भी वस्तु में करप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये होता है आपका प्रशासनिक राजधर्म। सामाजिक धर्म, सामाजिक धर्म के अंतर्गत यह बताया है कि सामाजिक असमानता नहीं होनी चाहिए। 2 तरह की बात की है। पहला बात यह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन 4 जो वर्ण व्यवस्था ये होना तो चाहिए, लेकिन इसमें असमानता, अत्याचार नहीं होना चाहिए। यह आपका समझाया गया है। राजधर्म में यह बताया गया है कि राजा की दिनचर्या के बारे में, कि राजा की दिनचर्या किस तरह की होगी। इसमें यह बताया है कि राजा की दिनचर्या अलग अलग चरणों में होगी। राजा जब सुबह सोकर उठेगा तो संगीत के साथ वो अपनी आंखें खोलेगा। आंखें खोलने के बाद वो क्या करेगा? युद्ध का अभ्यास करेगा। युद्ध अभ्यास के बाद क्या करेगा? स्वल्पाहार, नाश्ता करेगा। नाश्ता करने के बाद क्या करेगा? सैन्य जो है उसकी व्यवस्था, उसका क्या करेगा? वह पूरा विवरण लिखेगा। उसके बाद वह क्या करेगा? फिर दोपहर में लंच करके या फिर आपका खाना खा के आराम करेगा। शाम के समय राजा जो है अपनी मंत्रियों से क्या करेगा? मंत्रणा करेगा। रात को खाना खाने के बाद अगले दिन की क्या रणनीति थी यह विचार करेगा, और संगीत सुनते हुए क्या करेगा? राजा सो जाएगा। अगर राजा इस दिनचर्या का पालन करता है तो राजा राजधर्म का पालन करता है। ये इनका कहना है। दायित्व, राजा के 2 दायित्व है। एक आपको बताया प्रशासनिक दायित्व बताया, और दूसरा बताया आपको सामाजिक दायित्व बताया। प्रशासनिक और सामाजिक दायित्व, ये दायित्व ही प्रशासनिक और क्या है? यही प्रशासनिक राजधर्म है, और यही आपका सामाजिक राजधर्म देखने को मिलता है। ठीक है, मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा? विदेश संबंध बताए। विदेशों के साथ किस तरह के संबंध होने चाहिए, ये मंडल थ्योरी में कौटिल्य ने बताई। मैं पूरा वीडियो एक बार बनाऊंगा किस पे? मंडल सिद्धांत पे। तो ये है क्या? कौटिल्य का नंबर 1 राजधर्म का सिद्धांत। ठीक है, तो राजधर्म के सिद्धांत के बाद हम सेकंड में आते हैं आपका सप्तांग थियरी। दूसरा हम आते हैं सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग मतलब 7 अंग। सप्तांग मतलब क्या होता है आपका? 7 अंग। सप्तांग सिद्धांत में आते हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ये 7 अंग है। राजा के 7 अंग है, अर्थात ये क्या है? राजा के शरीर के समान। राजा के शरीर के 7 अंग है। इसे क्या किया गया है? सप्तांग सिद्धांत क्या कहा गया है, या इसे आपका सप्तांग थियरी कहा गया है। इस सप्तांग थियरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्वामी, राजा। राजा के बारे में क्या कहा गया है कौटिल्य ने? कि एक राजा को हमेशा सर्वशक्तिमान होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? राजा को शक्तिशाली होना चाहिए। राजा को क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। न्याय का पालन करने वाला होना चाहिए, ठीक है, न्यायप्रिय होना चाहिए। तभी क्या होगा? राजा का क्या होगा? उत्थान होगा। अगर राजा, ठीक है, अगर राजा विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करेगा तो राजा के साथ साथ क्या होगा? आपका प्रजा का भी पूरा का पूरा आपका पतन देखने को मिलता है। प्रजा और राजा दोनों का पतन देखने को मिलता है। यदि राजा का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो प्रजा का विकास होगा। इसीलिए क्या है? स्वामी को इसने सबसे अधिक महत्व दिया है। राजा को बुद्धिमान होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए और राज्य के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। समझ में आ गया? सप्तांग थ्योरी के दूसरे सिद्धांत में बताया अमात्य। अमात्य का मतलब मंत्री, मिनिस्टर्स, अमात्य। अमात्य को क्या बताया है इसने? अमात्य को आंख और कान किसके बताए गए हैं? राजा के आंख और कान बताए गए हैं। राजा के उत्थान के लिए आवश्यक है कि ये मंत्रीगण क्या है? स्वार्थी ना हो, लोभी ना हो, कुलीन हो, कुलीन हो। समझ में आ गया? अमात्य को क्या होना चाहिए? अमात्य आंख है, अमात्य उसकी आंख है जहां से वह देखता है, अमात्य उसके कान है जहां से वह सुनता है। अमात्य को क्या होना चाहिए? लोभी नहीं होना चाहिए। राजा के साथ लोभ की वजह से ना जुड़े अमात्य, स्वार्थ की वजह से ना जुड़े अमात्य। और अमात्य क्या है? कुलीन वर्ग के हो, यानी उसके पिताजी दादाजी के टाइम के हो, लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, तो ये होना चाहिए अमात्य। अगर अमात्य लोभी होगा, स्वार्थी होगा और कुलीन वर्ग का नहीं होगा तो क्या होगा? उस राज्य का पतन हो जाएगा, वो राज्य का डिक्लाइन हो जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए अमात्य को बहुत आवश्यक मानते हैं। तीसरा बताया जनपद। क्या बताया है? जनपद। जनपद का मतलब होता है निश्चित भूभाग, निश्चित जनपद का मतलब क्या होता है? भूभाग, राज्य का भूभाग। अर्थात राज्य के पास पर्याप्त जमीन होनी चाहिए। वो जमीन क्या होनी चाहिए? आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से क्या होनी चाहिए? सशक्त होनी चाहिए, ठीक है। वो वहां पर क्या होने चाहिए? संसाधन होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए जो क्या कर सके? राज्य के विकास में अपना सहयोग दे सके। दुर्ग, फोर्ट, किला, किला को बहुत इंपॉर्टेंट बताया उसने। किला को क्यों इंपॉर्टेंट बताया? किला के द्वारा क्या होता है? आदमी रक्षा कर सकता है अपने राज्य का। जितना अधिक किला ताकतवर होगा उतना ही राज्य सेव होगा, जितना ही मजबूत किला होगा उतना ही राज्य सेव होगा। कोष, धन, पैसा, धन, राजा के पास धन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि धन होगा तो राज्य का विकास होगा, धन नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा। धन को राजा के लिए ये मुख बताया है। धन क्या है? राजा का मुख के समान है। धन में इसने आपातकाल फंड, इमरजेंसी फंड, आपातकाल फंड की बात करते हैं। युद्ध के समय, किसी भी तरह की विपत्ति के समय राजा के पास एक फंड होना चाहिए ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल सके। नेक्स्ट बताया उसने द कॉन्सेप्ट ऑफ दंड। दंड मतलब होता है शक्ति, शक्ति। अगर कुछ असामाजिक तत्व राज्य के संचालन में बाधा पहुंचाते हैं तो राजा को क्या करना चाहिए? दंड सिद्धांत के अंतर्गत इतना ताकतवर होना चाहिए कि पूरी तरह से पतन कर सके, उसे दंड का भागी बना सके। नेक्स्ट आता है आपका मित्र। मित्र मतलब दोस्त। उसका यह कहने का मतलब है संकट काल में मित्र ही आपका सहयोगी बनता है। जो आपके परिवार के लोग होते हैं उससे क्या करते हैं? वे बने बनाए होते, लेकिन मित्र आप स्वयं चुनते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं? मित्र जो होना चाहिए बहुत आवश्यक होना चाहिए ताकि विपत्ति के समय क्या करे? वह विपत्ति के समय सहयोग प्रदान कर सके। तो ये आपका सप्तांग सिद्धांत है जो आपको मैंने बताया। नेक्स्ट सिद्धांत जो आपको मैं बताऊंगा वो आपका कूटनीति का सिद्धांत, डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऑफ कौटिल्य। क्या आएगा? डिप्लोमेटिक पॉलिसी, कूटनीति। कूटनीति, चाणक्य का यह कहना है
कि कूटनीति अगर आपके पास होगी तभी आप क्या है बाकी सभी से अधिक ताकतवर आप हो सकोगे। कूटनीति और साहस दोनों की आवश्यकता होती है। साहस और कूटनीति अगर हो गई, साहस प्लस कूटनीति, कूटनीति, तभी क्या है व्यक्ति क्या है अपना जो श्रेणी है उसमें क्या है वो आगे बढ़ सकता है। इसीलिए कूटनीति को इसने बहुत अधिक माना है। अब कूटनीति के प्रकार इसने क्या क्या बताए हैं तो आपको मैं बता देता हूं। कूटनीति के प्रकार में आता है आपका साम, दाम, दंड, भेद। साम, दाम, दंड, भेद। राजा को हमेशा इन चारों का इस्तेमाल कर, साम, दाम, दंड, भेद का सहारा लेकर स्वयं को व राज्य को मजबूत करना, नंबर 1, और नंबर 2 अपने शत्रुओं का दमन करना। अपने शत्रुओं क्या करना, दमन करना। इसमें पहला सिद्धांत जो बताया गया है वह है साम का सिद्धांत। यदि सबसे पहला ये क्या है, ये सबसे पहला साधन यानी समझाना। सबसे पहले युद्ध नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। अगर बातचीत से आपका समाधान हो गया तो आपका संसाधन बच जाएगा, कहता है। दाम, समझाने से नहीं माने तो क्या है उसके खरीदने का प्रयास करना चाहिए, उसे पैसा देना चाहिए, लोभ लेना चाहिए। अगर लोभ से भी ना माने तो क्या करना चाहिए, दंड, तब युद्ध करना चाहिए। तब क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। और युद्ध में जीतने के बाद क्या करना चाहिए, उसे अपने राज्य में शामिल अवश्य करना चाहिए। इनका यह मानना है। साम, दाम, दंड, ये जो है अगर मान लो अगर आपका सामने वाला शत्रु बहुत अधिक शक्तिशाली है, शक्तिशाली है, और आप उसके सामने क्या है, बहुत कमजोर है, कमजोर है, तो ये दूसरा तरीका बताते हैं। ये जो हो गया 1, 2 और ये 3, ये हो गया चरण फर्स्ट। चरण सेकंड क्या बताते हैं, भेद। चरण सेकंड को हम कहते हैं भेद। भेद में पहला पॉइंट क्या बताते हैं, सामने वाला शत्रु अगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और आप कमजोर हैं और आप उससे परेशान हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, फूट डालने का प्रयास करना चाहिए। उस क्षेत्र में अपने कुछ लोग को भेजने चाहिए और वहां के लोग को भड़काना चाहिए, उकसाना चाहिए, विरोध करने चाहिए, राजा का विरोध करें, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। अगर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई भेद के द्वारा, फिर क्या करें, आप युद्ध करें और आक्रमण कर दें उसी समय। और उस समय फिर क्या है, आपका यह शक्तिशाली राज्य जो आपका दुश्मन है ये क्या हो जाएगा, परास्त हो जाएगा और आप जीत जाएंगे। तो ये साम, दाम, दंड, भेद का सिद्धांत है जो चाणक्य ने आपका दिया है। तो दर्शन शास्त्र के आज के सीरीज में मैंने आपको क्या क्या बताया, कौटिल्य के दर्शन के बारे में, कौटिल्य का मैंने परिचय दिया, राजधर्म का सिद्धांत दिया। राजधर्म के सिद्धांत में मैंने बताया क्या है राजधर्म का सिद्धांत, राजा को, प्रजा को और प्रशासनिक उत्तरदायित्व को किस तरह से राजधर्म से जोड़ा जाए। राजधर्म के मैंने प्रकार बताए, प्रशासनिक राजधर्म और सामाजिक राजधर्म। राजधर्म को राजा की दिनचर्या से जोड़ा, राजधर्म को मैंने मंडल सिद्धांत से जोड़ा, चाणक्य नीति में क्या कहा गया यह बताया और राजा की दायित्व के बारे में बताया। नेक्स्ट मैंने बताया आपको, इसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया आपको राजधर्म के बाद मैंने बताया, वो बताया आपको सप्तांग सिद्धांत यानी सप्तांग थ्योरी। सप्तांग सिद्धांत में मैंने आपको बताया क्या क्या बताया आपको, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंडमित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंडमित्र। स्वामी राजा के बारे में बताया मैंने सबसे पहले आपको, फिर अमात्य के बारे में बताया मैंने आपको, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये सब अंग है, उसकी भूमिका किस तरह से होनी चाहिए ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कूटनीति के बारे में, डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऑफ द कौटिल्य और डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऑफ द चाणक्य, साम, दाम, दंड और भेद। इस तरह आज सीजीपीएससी मेंस की सीरीज में मैं दर्शन शास्त्र में कौटिल्य का एक रूपरेखा क्या होता है वह संक्षेप में आपके समक्ष बताया। यह और भी अधिक विश्लेषण पूर्ण है, ठीक है। इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए क्या करें, हमारे कोचिंग से बने रहें, हमारे कोचिंग में आए और मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और साथ साथ क्या करें, मेंस के इस फिलॉसफी और समाजशास्त्र के
कमेंट कीजिए आपको कि किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, आपका जो कमेंट आएगा मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जो आपकी मांग होगी उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलॉसफी और समाजशास्त्र और पेपर 7 मेंस के जो भी सब विषय में आपको दिक्कत होगी कमेंट करके बताएं और मुझे आज्ञा दीजिए, और इस तरह कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में बने रहें। धन्यवाद।